हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ओके, सो रोटेशनल स्पेक्ट्रा में सबसे पहले हम देख रहे हैं कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा में जो एनर्जी लेवल्स हैं उनकी एनर्जी क्या होगी। ओके, सो अगर हमने एनर्जी देखनी है कि एनर्जी कितनी होगी, उसको हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। ओके, श्रोडिंगर इक्वेशन हम सबको पता ही है क्या होती है, एच साई इज इक्वल टू ई साई। ओके, एच साई इज इक्वल टू ई साई। एच क्या होता है हमारे पास, हैमिल्टोनियन। ओके, एच क्या होता है, ये क्वांटम केमिस्ट्री में आता है। हम बड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम क्वांटम केमिस्ट्री करेंगे। ओके, सो एच साई इज इक्वल टू ई साई। एच क्या होता है हमारे पास, हैमिल्टोनियन। ओके, हैमिल्टोनियन जो हमारे पास ये हैमिल्टोनियन होता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, वहाँ पे हैमिल्टोनियन में जो हमारे पास ये आइगन वैल्यू आती है वो आती है एनर्जी। अगर हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लगाते हैं अपने फंक्शन पे तो उसके विद रिस्पेक्ट जो हमारे पास आइगन वैल्यू आती है वो क्या आती है, एनर्जी। ओके, टोटल एनर्जी। सो मीन्स जो हमारे पास हैमिल्टोनियन है वो क्या है, हैमिल्टोनियन जो हमारे पास ऑपरेटर है वो क्या है, वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर है। ओके, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर है। अब देखो, अब हम रिजी रोटेटर की बात कर रहे हैं। ओके, आज हम रिजी रोटेटर की बात कर रहे हैं, रिजी रोटेटर। सो देखो, रिजी रोटेटर में क्या होता है, जो हमारे पास डिस्टेंस है वो फिक्स है। ओके, रिजी रोटर में हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को फिक्स मानते हैं। अगर हमारे पास डिस्टेंस फिक्स है तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, जीरो होगी। ओके, वो क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, माइनस एफ डी एक्स की। ओके, माइनस एफ डी एक्स। अब डी एक्स क्या है हमारे पास, कॉन्स्टेंट है। ओके, डी एक्स क्या है, कांस्टेंट है। सो मीन्स हमारे पास क्या है, जो एफ हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो कांस्टेंट है। ओके, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। सो उस कांस्टेंट को हम जीरो ले लेते हैं ताकि हमारे पास क्या है, कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है रिजी रोटेटर के केस में जीरो होती है। जीरो क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास जो हमारे पास डिस्टेंस है, ओके, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वो कांस्टेंट रहता है रिजी रोटेट में। सो अब देखो, जो हमारे पास हैमिल्टोनियन है वो किसके इक्वल आ गया, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल ही आ गया। ओके, सो जब हम ये जो हैमिल्टोनियन है, हैमिल्टोनियन इसके केस में क्या होता है, रिजी रोटेटर के केस में हैमिल्टोनियन क्या होता है, एल स्क्वेयर अपॉन टू आई, एल स्क्वेयर अपॉन टू आई। जब हम स्फेरिकल मॉडल ले रहे हैं तो हमारे पास जो एच कैप है वो होता है एल स्क्वेयर अपॉन टू आई। ये हम क्वांटम में अच्छे से देखेंगे कि एल स्क्वेयर अपॉन टू आई कैसे होता है। ओके, सो एच कैप इज इक्वल टू एल स्क्वेयर अपॉन टू आई। जब हम इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे तो ये जो आइगन वैल्यू आती है, ओके, जो एनर्जी आती है वो क्या आती है, एल इंटू एल प्लस वन एच कट स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू आई। ओके, एच कट क्या होता है, यस मैं बार बार यूज़ करूँगी एच कट। एच कट होता है हमारे पास एच अपॉन टू पाई। ओके, एच कट क्या होता है, एच अपॉन टू पाई। या फिर आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, एल इंटू एल प्लस वन एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एट पाई स्क्वेयर आई। ओके, मैंने एच कट को एच अपॉन टू पाई पुट कर दिया। सो हमारे पास एल स्क्वेयर अपॉन टू आई साई लगाने से ये इसके इक्वल आ जाता है। सो मीन्स इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारे पास है ये किसके इक्वल है, एनर्जी के इक्वल है। ओके, ये किसके इक्वल है, एनर्जी के इक्वल है। सो हम रिजी रोटेटर में क्या करते हैं, इस एल क्वांटम नंबर को हम चेंज कर लेते हैं जे क्वांटम नंबर के साथ। ओके, रिजी रोटेटर में हम एल क्वांटम नंबर को जे क्वांटम नंबर के साथ चेंज कर लेते हैं। सो हमारे पास जो एनर्जी है ई जे किसके इक्वल आ गया, एच स्क्वेयर अपॉन एट पाई स्क्वेयर आई जे प्लस वन। ओके, एच स्क्वेयर अपॉन एट पाई स्क्वेयर आई जे प्लस वन। ये जो हमारे पास एच स्क्वेयर अपॉन एट पाई स्क्वेयर आई है इसको हम बोल देते हैं बी। ओके, बी क्या है हमारे पास, रोटेशनल कांस्टेंट। जो मैं करवा रही हूँ वो मोर देन सफिशेंट है। ओके, इससे बाहर नहीं आएगा एग्जाम में आपको, बट ये भी अच्छे से आना चाहिए आपको। ओके, सो ई जे इज इक्वल टू बी जे प्लस वन। ई जे क्या हो गया, बी जे प्लस वन। सो ये क्या होगी हमारे पास, हर एक रोटेशनल एनर्जी लेवल की एनर्जी। ओके, ई जे क्या है हमारे पास, हर एक रोटेशनल लेवल की एनर्जी। जे हमारे पास जीरो से लेके कितनी भी हो सकती है। ओके, जे हमारे पास जीरो से लेके कितनी भी हो सकती है। अब देखो, ई जे तो आ गया हमारे पास बी जे प्लस वन। अब देखो, जो हमारे पास स्पेक्ट्रा है वो स्पेक्ट्रा आता कैसे है। ओके, अगर हम इंट्रैक्शन देखें, इंट्रैक्शन ऑफ जो हम मतलब बाहर से एक्सटर्नल रेडिएशन यूज़ कर रहे हैं, ओके, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इंट्रैक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विद द, मीन्स हमारे पास क्या होता है, जो ये मॉलिक्यूल रोटेट करता है ना, जब ये रोटेट करता है इस पे ऑब्वियसली परमानेंट डाइपोल मूवमेंट तो होगा। रोटेशनली एक्टिव वही होते हैं जिसमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है। ओके, सो डाइपोल मूवमेंट होगा और वो रोटेट करेगा, वो क्या अपना भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। मॉलिक्यूल अपना भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा तब हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ओके, सो हमारे पास क्या है, ई जे इज इक्वल टू बी जे प्लस वन है रोटेशनल एनर्जी लेवल की एनर्जी।
अब देखो हमारे पास क्या आता है। सो ईजे इतना है। अब अगर हम डीजेनरेसी की बात करें, डीजेनरेसी ऑफ ईच एनर्जी लेवल, ओके, मीन्स हर एक एनर्जी लेवल कितना डीजेनरेट है, कितने एनर्जी लेवल्स सेम एनर्जी पे हैं बट उनके वेव फंक्शंस डिफरेंट हैं, ओके, वो किसके इक्वल होता है, रिजिड रोटेटर के केस में डीजेनरेसी इज इक्वल टू 2J+1, ओके। सो डीजेनरेसी कितनी होती है, 2J+1। अब देखो जो हमारे पास NJ/N0 है, NJ/Ni लिख लो, चलो आप NJ/Ni, ये किसके इक्वल आ गया, जैसे सपोज हम ग्राउंड स्टेट ले रहे हैं, सो हमने N0 लिख लिया, ओके, NJ/N0। अब अगर आप देखो जो NJ है उसकी डीजेनरेसी कितनी है, 2J+1, ओके, NJ की डीजेनरेसी कितनी है, 2J+1, एंड हमारे पास N0 की डीजेनरेसी कितनी है, 1। N0 की डीजेनरेसी तो 1 नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे J को 0 पुट करोगे तो 1 नहीं आ जाएगा, e⁻⁻, माइनस। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस इनका जो एनर्जी गैप है, ओके, इनका जो एनर्जी गैप है, ईजे लेवल की एनर्जी कितनी होगी, यस, ईजे लेवल की एनर्जी कितनी होगी, BJ+1, BJ+1, और जो हमारे पास N0 लेवल की एनर्जी है वो कितनी होगी, 0, क्योंकि आप यहाँ पे J को 0 पुट करोगे। सो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा ई, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e⁻⁻BJ+1 डिवाइडेड बाई KT, ओके। सो ये हो गया हमारे पास NJ/N0। अब अगर आप स्पेक्ट्रल लाइंस देखो, यस, अब अगर आप स्पेक्ट्रल लाइंस देखो तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, देखो अगर हम स्पेक्ट्रल लाइंस देखते हैं, ये देखो पहले हमारे पास क्या है, J = 0, जब J की वैल्यू 0 है तो E की वैल्यू कितनी है, 0, ओके। जब J की वैल्यू 1 है, जब हमारे पास J की वैल्यू 1 है तब E की वैल्यू कितनी है हमारे पास, BJ+1 है ना, EJ कितना है, BJ+1, EJ = BJ+1, ओके। सो अब देखो जब हम J को 1 पुट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2B। जब आप J को 3 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, जब J को 2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 6B, ओके। सिमिलरली जब आप J को 3 पुट करोगे, J = 3, देन आपके पास ये आ जाएगा 12B एंड सो ऑन, ओके। सो ये हो गए हमारे पास एनर्जी लेवल्स। अब देखो जो हमारे पास सिलेक्शन रूल है कि जो हमारे पास ट्रांजिशन हो सकती है वो हमारे पास क्या है, सिलेक्शन रूल क्या है, डेल्टा J = +-1, डेल्टा J = +-1। सो हमारे पास जो ट्रांजिशन है वो यहाँ से यहाँ हो सकती है, यहाँ से यहाँ हो सकती है, यहाँ से यहाँ, एंड अप टू सो ऑन, कितनी भी हो सकती है, ओके। मीन्स डेल्टा J की वैल्यू हमारे पास +-1 ही आनी चाहिए, ओके। आप J = 0 से J = 2 में ट्रांजिशन नहीं कर सकते, ओके। ये हम कैसे देखते हैं, ये जो हमारे पास मैथमेटिकल सिलेक्शन रूल होते हैं ये हम कैसे देखते हैं, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, ये हम कैसे देखते हैं, ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल से, ओके। RMN, अगर RMN की वैल्यू आपके पास ≠ 0 आती है, मीन्स ट्रांजिशन क्या है, अलाउड, ओके, ट्रांजिशन अलाउड। अगर आपके पास RMN की वैल्यू = 0 आती है, मीन्स आपके पास ट्रांजिशन क्या है, फॉरबिडन, ओके। सो जब आप इंटीग्रेशन करके देखोगे जो भी RMN की वैल्यू होती है, साई ऑपरेटर, साई डिटो, सो जब आप करके देखोगे वो, तो J = 0 to J = 1 जब आप पुट करोगे, मीन्स आप साई 0 पुट करोगे एंड साई 1 पुट करोगे, तब आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रांजिशन अलाउड आ जाएगी, मीन्स जो RMN की वैल्यू आएगी वो ≠ 0 आएगी। बट अगर आप R के जो आप ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो कि वहाँ पे आप वेव फंक्शन यूज़ कर रहे हो, साई 0 एंड साई 2, 0 से 2 की ट्रांजिशन कर रहे हो, तब वहाँ पे क्या होगा, आपके पास RMN की वैल्यू 0 आ जाएगी, मीन्स ट्रांजिशन फॉरबिडन आ जाएगी, ओके। सो ये हमारे पास ट्रांजिशंस। अब देखो अगर हम स्पेक्ट्रल लाइंस प्लॉट करें, जो हमारे पास पहली स्पेक्ट्रल लाइन है, पहली लाइन कहाँ पे आएगी, पहली लाइन आएगी हमारे पास 2B पे। ये देखो हमारे पास 2B एनर्जी चाहिए, 2B एनर्जी चाहिए, पहली लाइन 2B पे आएगी। दूसरी लाइन कितने पे आएगी, ये रहा, ये देखो, ये 2B पे है, ये 4B पे है, ये 6B पे है, ओके। सिमिलरली ये वाली 8B पे होगी, ओके। सो फर्स्ट लाइन 2B पे, सेकेंड लाइन हमारे पास 4B पे आएगी, थर्ड लाइन 6B पे आएगी, देन 8B पे आएगी, एंड अप टू सो ऑन। मीन्स जो इनके बीच में ये जो गैप है वो क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है हमारे पास, कांस्टेंट गैप है 2B का, ओके। ये जो गैप है ये कांस्टेंट है, इनको हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारे पास ये लाइंस हैं इनको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, ओके। सो जो हमारे पास रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइंस में गैप होता है ना, वो कांस्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखो। जो हमारे पास रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइंस में गैप होता है वो कांस्टेंट होता है, बट एनर्जी लेवल में गैप कांस्टेंट नहीं होता, एनर्जी लेवल्स में गैप इंक्रीज हो रहा है। देखो एनर्जी लेवल्स में गैप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है, बाय ए फिक्स अमाउंट 2B। ये देखो 2B + 2B 4B, यहाँ पे 4B गैप है, यहाँ पे 2B गैप है, यहाँ पे 6B होगा, 4B से 2B और इंक्रीज हो गया,
ओके। सो ये जो हमारे पास एनर्जी लेवल्स में गैप है वो 2b से इंक्रीज हो रहा है, बट जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस में गैप है वो कांस्टेंट रह रहा है विद 2b। ओके, जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस में गैप है वो कांस्टेंट रह रहा है 2b। अब अगर आपको बोला जाए कि जो हमारे पास फर्स्ट रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन है उसकी आपको दे दें वो फ्रीक्वेंसी दे दें कि इतने पे आ रही है, तो आप बी की वैल्यू वहाँ से आराम से निकाल सकते हो कि हाँ, आपको पता ही है कि जो फर्स्ट आपके पास आएगी रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन वो 2b पे आएगी। सो आप 2b को उसके बराबर रख दोगे, वहाँ से आप b की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, यूनिट कन्वर्जन मैंने आपको बताई थी पहले, अगर j को पर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो डिवाइड बाई एच सी, अगर j को पर सेकंड में चेंज करना है डिवाइड बाई एच, अगर पर सेंटीमीटर को पर सेकंड में चेंज करना है मल्टीप्लाई बाई सी। ओके, सो अब देखो ये था हमारे पास कि जो गैप है वो कांस्टेंट रहता है, ये सिर्फ रिजी रोटेटर में ही रहता है कांस्टेंट। जब हम नॉन रिजी रोटेटर स्टडी करेंगे ना, गैप क्या है, कांस्टेंट नहीं होता। अब अगर हम वैसे स्पेक्ट्रा स्टडी करें ना किसी मॉलिक्यूल का, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल रियल में क्या होता है, नॉन रिजिड ही होता है। ओके, रिजिड नहीं होता, क्योंकि जब वो रोटेट करेगा तो ऑब्वियसली जो डिस्टेंस है वो चेंज हो गई होगा। बट हम क्या लेके चले हैं, रिजी रोटेटर लेके चले हैं कि डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। ओके, सो अगर नहीं चेंज हो रहा तभी ये जो हमारे पास गैप है वो कांस्टेंट रह रहा है। ओके, सो ये आपने याद रखना है, गैप कांस्टेंट रहेगा, 2b का गैप कांस्टेंट रहेगा, और 2b से आपके पास जो एनर्जी लेवल्स है उनकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती जाएगी। ओके, सो ये था हमारे पास EJ BJ J+1। अब देखो आप, अगर हम स्टडी करें इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन, ओके, इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें क्या होता है, जैसे हमने एक बार तो स्पेक्ट्रा स्टडी किया HCl का, ओके, फिर हमने स्पेक्ट्रा स्टडी किया DCl का, तो क्या फ़र्क आएगा। ओके, एक बार आपने HCl का स्पेक्ट्रा स्टडी किया, फिर आपने DCl का स्पेक्ट्रा स्टडी किया, तो क्या फ़र्क आएगा। देखो, जब हम आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, जब हम हाइड्रोजन से ड्यूटेरियम पे जा रहे हैं तो मास चेंज हो रहा है। ओके, अगर मास चेंज हो रहा है तो मीन्स रेड्यूस्ड मास दोनों का चेंज होगा, क्योंकि रेड्यूस्ड मास क्या होता है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, रेड्यूस्ड मास चेंज होगा। अब देखो जो b होता है हमारे पास रोटेशनल कांस्टेंट, ओके, ये किसके इक्वल होता है, h² अपॉन 8 पाई स्क्वायर i, h² अपॉन 8 पाई स्क्वायर i। ये i क्या होता है, i क्या होता है रे, i क्या होता है 8 पाई स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर। म्यू क्या होता है हमारे पास, रेड्यूस्ड मास। सो अब देखो, जब आप आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन करते हो ना, तब ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है मीन्स बॉन्ड लेंथ है, उस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ओके, क्योंकि ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है मीन्स बॉन्ड लेंथ है, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का कैरेक्टरिस्टिक है। ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है ये किस पे डिपेंड करता है, किसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही रहते हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग ही होता है ये। सो नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज के अकॉर्डिंग ही हमारे पास बॉन्ड लेंथ होती है, वो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है। ओके, सो हमारे पास क्या हो गया कि जो न्यूक्लियर डिस्टेंस है हमारे पास, ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस सेम रहते हैं। सो हमारे पास जो बी है वो डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है, म्यू पे डिपेंड कर रहा है। ओके, सो जो बी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, म्यू पे, और हम लिख सकते हैं बी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। ओके, बी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। सपोज आपके पास ये जो HCl वाला है इसका जो रोटेशनल कॉन्स्टेंट है वो है बी, ओके, और जो DCl वाला है इसका जो रोटेशनल कॉन्स्टेंट है वो है बी डैश। ओके, सो अब देखो, जब आप बी डैश अपॉन बी करोगे, बी डैश अपॉन बी, ये किसके इक्वल आ जाएगा, बी डैश अपॉन बी किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू अपॉन म्यू डैश। ओके, क्योंकि अब और किसी चीज़ पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना, H कांस्टेंट है, 8 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, अकेला म्यू रह गया बेचारा। ओके, सो बी डैश अपॉन बी किसके इक्वल आ गया, म्यू अपॉन म्यू डैश। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको आ सकता है, न्यूमेरिकल्स आते भी हैं। ओके, आपको क्या दे देंगे, कोई भी दो दे देंगे, मीन्स आपको कोई भी दो आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूट दे देंगे, वहाँ पे क्या होगा, आपने बी डैश बताना होगा किसका ज़्यादा है किसका कम है। सो बी डैश क्या होता है हमारे पास, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है म्यू के। ओके, सो ये होता है इफेक्ट ऑफ आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन, इफेक्ट ऑफ आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, जैसे हम बोल देते हैं रोटेशनल एंट्रोपी। रोटेशनल एंट्रोपी क्या होती है कि जो हमारे पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं वहाँ पे कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो कितना को ऊपर तक जा सकते हैं, मीन्स कितना को रैंडमली वो मूव कर सकते हैं। ओके, सो अब देखो, जैसे हमारे पास रोटेशनल एनर्जी लेवल्स ये होते हैं। ओके, सो ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है, जो इनके बीच का गैप है वो डिपेंड किस चीज़ पे करता है, बी पे ही डिपेंड करता है। बी पे कैसे डिपेंड करता है, देखो इसका एनर्जी गैप कितना होता है 2b, यहाँ पे कितना होता है 4b, ये डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है, बी पे डिपेंड कर रहा है। अब देखो बी किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, बी इज इक्वल टू H² अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई, बी आई पे डिपेंड कर रहा है, आई किस पे डिपेंड कर रहा है, म्यू एंड आर स्क्वायर पे, 8 पाई स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर। ओके, सो अब देखो, जब जैसे ही हमारे पास जिन मॉलिक्यूल्स का मास ज़्यादा होगा
जिन मॉलिक्यूल्स का मास, या ध्यान से सुनो, जिन मॉलिक्यूल्स का मास ज़्यादा होगा उनका म्यू ज़्यादा होगा। अगर म्यू ज़्यादा होगा बी कम होगा। अगर बी कम होगा मीन्स एनर्जी गैप कम होगा। अगर एनर्जी गैप कम होगा मीन्स जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर तक जा सकते हैं, वो रैंडमली मूव कर सकते हैं इधर उधर। अगर एनर्जी गैप कम हो गया, सपोज हमारे पास मॉलिक्यूल्स पहले यहाँ पे हैं, जे इज इक्वल टू 0 पे हैं, अगर एनर्जी हमारे पास क्या है, जो एनर्जी गैप है वो कम हो गया, तो वो आराम से ईजिली ऊपर जा सकते हैं। सो रैंडमनेस इंक्रीज होगी। हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास एंट्रोपी है वो इंक्रीज होगी। ओके, सो आपने याद रखने, जो आपके पास रोटेशनल एंट्रोपी होती है, रोटेशनल एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप क्या बोल सकते हो, आपने क्या बोला कि बी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी आपके पास क्या होगी, वो बढ़ेगा और रोटेशनल एंट्रोपी बढ़ेगी। सो आप लिख सकते हो 1/b। ओके, 1/b। या फिर आप क्या बोल सकते हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, क्योंकि म्यू क्या है, बी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो आपके पास क्या हो गया, जो रोटेशनल एंट्रोपी होती है वो आपने याद रखना है, म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है जून 2011 में। यस, देखो जून 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज़ हाईएस्ट रोटेशनल एंट्रोपी। ऑप्शंस वर H2, O2, N2 एंड D2। H2, O2, N2 एंड D2, इनमें से किस मॉलिक्यूल की रोटेशनल एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होगी। यस, किसकी होगी, ऑब्वियसली जिसका मास ज़्यादा होगा। सो अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप टिक लगा दोगे। ओके, सो आपके पास आंसर क्या आ गया, रोटेशनल एंट्रोपी। रोटेशनल एंट्रोपी कंसेप्ट क्या आ गया, रोटेशनल एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू reduced mass। ओके, रोटेशनल एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू reduced mass। अब देखो, जब जैसे हमारे पास NJ डिवाइडेड बाय N0 है, वो किसके इक्वल आया था, 2J+1 e⁻⁻ BJ J+1। ओके, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें NJ/N0 वर्सेस J। ओके, NJ/N0 वर्सेस हम J ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ये कैसा दिखेगा आपको। पहले हमारे पास क्या है, 2J+1 है। अगर हम इस फैक्टर को देखें तो J इंक्रीज करने के साथ NJ/N0 इंक्रीज होगा। अगर हम इस फैक्टर को देखें, ये क्या एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है। सो अगर हम इस फैक्टर को देखें तो NJ/N0 एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। सो हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह का आ जाता है। ग्राफ कैसा आता है हमारे पास, ऐसा। ओके, पहले ये इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू 2J+1, फिर ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है ड्यू टू e⁻⁻ BJ J+1। ओके, सो ये आपके पास ग्राफ आता है NJ/N0 वर्सेस J। अब देखो, जैसे हमारे पास 2-3 कर्व्स हैं, मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, सो यहाँ पे देखो आपके पास है, सपोज B1 है, B2 है एंड B3 है। ओके, टेम्परेचर T1 है, T2 है एंड T3 है। अब देखो, अगर मैं बोलूँ इन तीनों कर्व्स में से आप ऑर्डर बता सकते हो कि B1 ग्रेटर देन B2 ग्रेटर देन 3 है, या फिर B3 ग्रेटर देन B2 ग्रेटर देन B1 है। मीन्स B का ऑर्डर क्या है, रोटेशनल कॉन्स्टेंट कहाँ पे ज़्यादा है, B इस कर्व का ज़्यादा है, इस कर्व का ज़्यादा है, इस कर्व का ज़्यादा है। अगर हम देखें, अगर हम B की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या हो रही है, एक्सपोनेंशियली कम हो रही है। ये वाली टर्म कम हो जाएगी क्योंकि आगे नेगेटिव साइन है, ये ज़्यादा डिक्रीज होगी। अगर हम B को इंक्रीज करेंगे, ये वाली टर्म ज़्यादा डिक्रीज होगी, मीन्स NJ/N0 ज़्यादा डिक्रीज होगा। सो मीन्स जो B1 है वो सबसे ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है ना। आप देखो ध्यान से, ये सबसे ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है, B1। सो B1 सबसे ज़्यादा हो गया, B2 से कम एंड B3 सबसे कम। अब अगर आप टेम्परेचर की बात करो, अगर हम टेम्परेचर देखें, हमने ये वाली जो कर्व है वो T1 पे ड्रॉ करी, ये वाली कर्व T2 पे ड्रॉ करी, ये वाली कर्व T3 पे ड्रॉ करी। अब आप देखो, जो हमारे पास, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे क्या होता है, e⁻⁻ BJ J+1 डिवाइडेड बाई KT। ओके, सो देखो, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ये जो हमारे पास पोर्शन है नेगेटिव के अंदर, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे नेगेटिव साइन है, मीन्स इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स NJ/N0 इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ये वाला फैक्टर डिक्रीज, आगे नेगेटिव साइन है तो इंक्रीज, सो NJ/N0 इंक्रीज। मीनिंग जो हमारे पास T3 है वो सबसे ज़्यादा है, फिर T2, फिर T1। NJ/N0 सबसे ज़्यादा होगा जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा। NJ/N0 देखो सबसे ज़्यादा कब है, जब यहाँ हमारे पास क्या है, T3 सबसे ज़्यादा है। B की वैल्यू कम हो, टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा हो, तो NJ/N0 ज़्यादा होगा। ओके, सो ये था हमारे पास NJ/N0 का ग्राफ। अब आप देखो, जैसे ये तो हमारे पास NJ/N0 है, अगर आपने निकालना हो कि कौन सा लेवल सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है। ओके, हमारे पास काफ़ी सारे लेवल्स हैं, एनर्जी लेवल्स काफ़ी सारे हैं, उन सभी लेवल्स में से कौन सा लेवल सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है वो हम कैसे निकालेंगे। देखो हमारे पास NJ की वैल्यू इतनी है,
ओके। सो n0 को अगर आप 1 ले रहे हो, ओके, अगर n0 की वैल्यू 1 है तो आपके पास nj कितना हो जाएगा, nj इज इक्वल टू 2j + 1। nj का मतलब क्या है, nj का मतलब क्या है, jth लेवल में पॉपुलेशन, हमने वही तो निकाल दिया ना, हमने निकालना है कि कौन सा लेवल ऐसा है जिसमें पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। ओके, सो nj इज इक्वल टू 2j + 1 e⁻ bj j + 1 डिवाइडेड बाई kt, ये है हमारे पास। अब देखो हम मैक्सिमम मिनिमम बड़े अच्छे से जानते हैं, आप बीएससी में हो, एमएससी में हो, आपको मैक्सिमम मिनिमम इतना तो आता ही होगा कि अगर आपने मैक्सिमम निकालना है, हमने यहाँ पे क्या निकालना है, जे मैक्स निकालना है। कौन सा हमने क्या निकालना है, जे मैक्स। जे मैक्स का मीनिंग क्या है, जे मैक्स का मीनिंग क्या है, वो वाला जेथ लेवल, वो वाला जेथ रोटेशनल लेवल जहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होगी। ओके, सो अब देखो जे मैक्स निकालना है। जे मैक्स निकालने का मतलब क्या है कि हम इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, उसको 0 के इक्वल रख देंगे, वो आपके पास क्या आ जाएगा, वहाँ से आप जे को सोल्व करोगे, वो जिस वैल्यू पे वो जे की वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगा आपके पास, जे मैक्स। ओके, सो अब देखो डी एन जे अपॉन डी जे को आप क्या रख लोगे, 0। ओके, इंजॉय करके पढ़ो, डी एन जे अपॉन डी जे। ओके, सो डी जे का नाम देखते ही हम खुश हो जाते हैं। सो डी एन जे अपॉन डी जे को हमने 0 के इक्वल रखना है। अब अगर आप डी एन जे अपॉन डी जे यहाँ पे सोल्व करोगे, ओके, मैं सोल्व करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि पेपर में आपको डेरिवेशन तो आएगी नहीं। डेरिवेशन क्या मीन्स, आपको डेरिवेटिव तो नहीं करना होगा ना, आपको इससे तो नहीं बोलेंगे डेरिवेटिव करके दिखाओ। सो मैं डायरेक्ट रिजल्ट दिख ली हूँ। अब अगर आप यहाँ से सोल्व करोगे तो आपके पास जो जे की वैल्यू होगी उसको हम बोलते हैं जे मैक्स। ओके, सो जो जे की वैल्यू आएगी उसको हम बोलते हैं जे मैक्स, वो आपके पास आ जाएगी √ऑफ kt/2b -1/2। ओके, जे मैक्स इज इक्वल टू √ऑफ kt/2b -1/2। अब देखो k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, t क्या है, टेम्परेचर है, 2 है बेचारा 2 है, b क्या है हमारे पास, रोटेशनल कांस्टेंट। ओके, सो अब देखो, अब ये जो यूनिट्स है ना वो इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम में ना जितनी यूनिट्स का आप ध्यान रखोगे उतना ही बच के रहोगे। जहाँ पे आपने यूनिट मिस कर दी ना वहाँ पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो अब देखो ये फॉर्मूला कब है, ये फॉर्मूला कब है, जब आप b को जूल्स में ले रहे हो। जब आप b को जूल्स में ले रहे हो तो आपके पास kt भी क्या होना चाहिए, जूल्स में होना चाहिए, तभी तो आपके पास जूल अपॉन जूल कैंसिल होगा, तभी आप उस नंबर को 1/2 से सब्ट्रैक्ट कर पाओगे, तभी आप उस नंबर में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करोगे ना, क्योंकि 1/2 तो इधर टाइम हमारे पास यूनिटलेस है, तो ये भी यूनिटलेस होना चाहिए तभी सब्ट्रैक्ट करोगे। सो अब देखो अगर आपके पास b की वैल्यू जूल्स में है तो kt भी जूल्स में है। ओके, सो अब देखो अगर आपने b को पर सेंटीमीटर में ले लिया, अगर क्वेश्चन में आपको b पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, इस ऊपर वाली चीज़ को भी पर सेंटीमीटर में चेंज करोगे। हम kt क्या लेते हैं, 1.38 × 10⁻23 किलो जूल, और सॉरी किलो जूल नहीं, जूल पर केल्विन पर मॉलिक्यूल। एंड t क्या होता है हमारे पास, टेम्परेचर। सो जो हमारे पास ऊपर kt है वो जूल्स में है, उसको भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले हमारे पास पर सेंटीमीटर में। सो kt को पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, hc से डिवाइड करेंगे। जूल को पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, hc से डिवाइड कर दो। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2b hc, ओके, -1/2। सो ये क्या हो गया आपके पास फॉर्मूला जे मैक्स का, जब आप b ले रहे हो पर सेंटीमीटर में। ओके, सो ये आपने याद रखना है। काफ़ी आपके पास न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, अगर आप पेपर उठा के देखोगे ना प्रीवियस ईयर पेपर्स, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं, सिर्फ जे मैक्स ही पूछा गया है। ओके, सिर्फ जे मैक्स ही पूछा गया है, या फिर आपको जे की वैल्यू दे देंगे, टेम्परेचर पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ लेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी होगी। यूनिट्स का ध्यान रखना होगा, यूनिट्स तो मेन है ना। सो जे मैक्स किसकी इक्वल आ गया, √ऑफ kt/2b -1/2, √ऑफ kt/2b hc -1/2। सो ये है हमारे पास nj/n0 से हमने जे मैक्स की वैल्यू निकाल ली। ओके, सो ये हमने आज क्या कुछ किया, अगर हम डिस्कस करें रोटेशनल स्पेक्ट्रा में, सबसे पहले हमने एनर्जी देखी, हर एक रोटेशनल एनर्जी लेवल की एनर्जी क्या क्या हो सकती है। EJ इज इक्वल टू BJ J+1 आ गया था हमारे पास, यस। अब देखो EJ इज इक्वल टू BJ J+1। ओके, सो अगर आप डेल्टा ई निकालो, डेल्टा ई का मीनिंग क्या है, EJ+1 -EJ। ओके, दो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स का गैप, वो किसके इक्वल आएगा, वो किसके, यहाँ पे आप क्या करोगे, J को J+1 पुट करके वैल्यू पुट करोगे, जैसे B J+1 J+2 -BJ J+1। ओके, सो अगर आप इसको सोल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 2B J+1। डेल्टा ई किसके इक्वल आता है, 2B J+1। ओके, सो यहाँ पे J कौन सी फिल करनी होती है, जैसे हमें ट्रांजिशन दी गई है, J इज इक्वल टू 2 से J इज इक्वल टू 3। इन एनर्जी लेवल्स के बीच का हमने गैप पता करना है, इन एनर्जी लेवल्स के बीच का हमने गैप पता करना है। तो यहाँ पे आप J क्या पुट करोगे, 2,
जो कम वाली होगी ना वो पुट करोगे जब आप डेल्टा ई निकाल रहे हो। जब आप ईजे निकाल रहे हो तब तो आपके पास एक ही जे वैल्यू होगी। ओके, जे विद रिस्पेक्ट टू सेकंड एनर्जी लेवल, जे विद रिस्पेक्ट टू थर्ड एनर्जी लेवल। ओके, सो आपने याद रखना है जब आप जे इज इक्वल टू 2 से जे इज इक्वल टू 3 वाली ट्रांजिशन करवा रहे हो तब आप अगर डेल्टा ई निकाल रहे हो, इन दोनों में गैप निकाल रहे हो, तो वो वहाँ पे आप 2 भी j+1 है, जे को आप 2 पुट करोगे। ओके, 2 + 1 3, 3 × 2 6, आपके पास 6 भी आ जाएगा। सेकंड एंड थर्ड रोटेशनल लेवल में आपके पास जो गैप है वो कितना आ जाएगा, 6 भी। ओके, सो अगर आपसे पूछा जाए कि जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं उनमें ग्राउंड स्टेट क्या है, ग्राउंड स्टेट क्या है, ग्राउंड स्टेट कौन सी है हमारे पास, जे इज इक्वल टू 0 वाली। ओके, जे इज इक्वल टू 0 आपके पास क्या है, ग्राउंड स्टेट। यहाँ पे हम रिजी रोटेटर में ग्राउंड स्टेट जे इज इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। ओके, जहाँ पे जे इज इक्वल टू 0 पॉसिबल होते हैं। सो अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को हम ना पेपर में इसी में ही उलझ जाते हैं, आपको इसी में कंफ्यूज जाते हैं। आपको क्या लग रहा होगा कि ये तो हमें पता ही है, ये वैसे करवा रही है केमिकल एनालिसिस वाली, है ना, आप ऐसे सोचते होगे, बट आप इन्हीं बातों में उलझोगे पेपर में। सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है हमारे पास, जे इज इक्वल टू 1। अगर आपसे सेकंड एक्साइटेड स्टेट पूछा जाए वो क्या होगी, जे इज इक्वल टू 2। ओके, सो ये था हमारे पास। आज हमने ईजे देखा, BJ+1, डेल्टा ई देखा, 2BJ+1, फिर हमने देखा NJ/N0 का ग्राफ देखा था। ओके, जे मैक्स निकाला हमने, इफेक्ट ऑफ आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन देखा, एंड रोटेशनल एंट्रोपी देखा। ओके, सो जो इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है ना नॉन रिजिड रोटेटर, वो छोटा टॉपिक है। आज की वीडियो लेंथी हो जाएगी अगर मैं आपको क्वेश्चंस करवाने लगी। सो जो आपके पास क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, नॉन रिजिड रोटेटर दोनों को इकट्ठे ही देख लेंगे। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू।